तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प चेहरों में से एक सलमान खान की पूरी कहानी डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाता है, लेकिन साथ ही जिनका जीवन गंभीर कानूनी विवादों में भी उतना ही उलझा रहा है। स्क्रीन पर नजर आने वाले एक अनस्टॉपेबल हीरो से लेकर असल जिंदगी के कोर्टरूम ड्रामा तक आज हम इस पूरे पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को गहराई से समझेंगे। इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड मेगा स्टार की, फिर नजर डालेंगे उनके उतार चढ़ाव भरे करियर पर। उसके बाद एक्टिंग से परे जाकर उनके बिजनेस एम्पायर को समझेंगे। चौथे हिस्से में हम उनके कानूनी विवादों का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और अंत में बात करेंगे उनकी एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी या जटिल विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द बॉलीवुड मेगा स्टार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनके दबदबे को तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनका ग्लोबल फाइनेंशियल इंपैक्ट भी कुछ कम नहीं है। उनके स्टारडम का स्केल असल में कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। साल 2015 में फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की लिस्ट में उन्हें 71वें नंबर पर रखा था। $33.5 मिलियन की भारी भरकम कमाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस साल उन्होंने हॉलीवुड के कई बड़े ए-लिस्टर्स को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जनता के साथ उनका जो इमोशनल कनेक्शन है वो उन्हें एक अलग ही लीग में खड़ा करता है। भाई या भाईजान, ये सिर्फ निकनेम्स नहीं है, ये एक तरह का कल्चरल फिनोमेनन बन चुके हैं। ये नाम इतने पॉपुलर हैं कि मेकर्स इन्हें सीधे फिल्मों के टाइटल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बजरंगी भाईजान या किसी का भाई किसी की जान। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, अ रोलर कोस्टर करियर। क्योंकि ये जो कामयाबी आज दिखती है ये हमेशा से इतनी स्मूथ नहीं थी। अगर हम उनके सफर को देखें तो 1989 में मैंने प्यार किया से उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर शुरुआत की, लेकिन 2000 के दशक में आते आते करियर ग्राफ में एक बड़ा ठहराव आ गया था। कुछ इक्का दुक्का हिट्स को छोड़ दें तो वो दौर उनके लिए काफी मुश्किल था। फिर आता है साल 2009 और फिल्म वांटेड ने उनके करियर को एक ऐसा पुश दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद तो 2010 का पूरा दशक उनका था, जहां उन्होंने हर ईद पर एक नई ब्लॉकबस्टर देकर बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस शानदार वापसी का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। 90s के दशक में हम उन्हें हम आपके हैं कौन जैसी पारिवारिक फिल्मों, रोमांटिक कॉमेडीज और म्यूजिकल रोल्स में देखते थे, लेकिन 2010 के दशक में उन्होंने पूरी तरह गियर चेंज कर लिया। दबंग में एक निडर पुलिस वाले का रोल हो या एक था टाइगर में एक जासूस का, इस ओवर द टॉप एक्शन अवतार ने ही उन्हें आज का सुपरस्टार बनाया है। और इस एक्शन अवतार का नतीजा देखिए, 2015 में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने सबको चौंका दिया। वो भारत के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक ही साल के अंदर 5 बिलियन रुपए यानी 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार करने वाले इकलौते एक्टर बन गए। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, बियॉन्ड एक्टिंग, द एम्पायर। पर्दे पर हीरो होने के साथ साथ कैमरे के पीछे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस और चैरिटी का साम्राज्य खड़ा किया है। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि क्रिटिक्स की तारीफें भी बटोरी हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस ने चिल्लर पार्टी और बजरंगी भाईजान जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई, जिन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड्स अपने नाम किए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों से होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे उनके चैरिटेबल फाउंडेशन को जाता है। और अगर हम टीवी और ब्रांड्स की बात करें तो वहां भी उनका जलवा है। 10 का दम से लेकर बिग बॉस के लगातार कई सीजन्स होस्ट करने तक वो इंडियन टेलीविजन का एक बहुत बड़ा चेहरा है। साथ ही पेप्सी और सुजुकी जैसे बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करना हो या प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, ये सब मिलकर उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रांड बना देता है। इस पूरे एम्पायर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है उनका एनजीओ बीइंग ह्यूमन। ये फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर को सपोर्ट करता है। इसे चलाने के लिए फंडिंग कहां से आती है? उनके मर्चेंडाइज, आर्ट और फिल्मों के प्रॉफिट से। उन्होंने कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे 2012 में 40 लाख रुपए देकर उन 400 कैदियों को रिहा करवाना जो अपना जुर्माना नहीं भर पा रहे थे, या 2015 में फिल्म का मुनाफा गरीब किसानों को ऑफर करना। ये उनकी पब्लिक इमेज का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे संवेदनशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं, लीगल बैटल्स एंड कंट्रोवर्सीज। इतनी बड़ी सफलता के साथ साथ हमें उनके जीवन के उन गंभीर कानूनी मामलों को भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा जो दशकों से उनके साथ चल रहे हैं।
अगर हम कानूनी मामलों की टाइमलाइन देखें तो 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार का मामला सामने आया। फिर 2002 में मुंबई में वो हिट एंड रन की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। 2015 में उन्हें हिट एंड रन मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में अपील करने पर वो बरी कर दिए गए। वहीं काले हिरन वाले मामले में 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया था और फिलहाल अपील लंबित होने के कारण वो जमानत पर बाहर हैं। और इन मामलों का असर सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। 1998 के काले हिरण मामले की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें लगातार गंभीर धमकियां मिल रही हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि 2024 में मुंबई में उनके घर के बाहर एक फायरिंग की घटना भी हुई, जिससे पुलिस ने इसी गैंग से जोड़ा। इस वजह से उन्हें अब 24 घंटे बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में रहना पड़ता है। इन सब बातों के साथ अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इन एंड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स लेगेसी। अब अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। कोई इंसान एक ही समय में इतने बड़े स्तर पर चैरिटी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिनेमा कैसे दे सकता है, वो भी तब जब उसकी निजी जिंदगी दशकों से इतने गहरे कानूनी विवादों में घिरी हो। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जो उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे कॉम्प्लेक्स और चर्चित शख्सियत बनाती है। तो आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचना है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।